डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिगमंड फ्रायड जो बहुत फेमस ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट हुए 1856 1939 उनका लाइफ स्पैन है। उनके की आइडियाज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एचपी टेट में तो फ्रायड पे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, बट बाकी स्टेट्स के या सेंट्रल के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स हैं उसमें भी ऑफ एंड ऑन सिगमंड फ्रायड के आइडियाज से क्वेश्चंस आते हैं। अ, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। और साइको एनालिसिस आप लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली क्या होता है? साइको एनालिसिस बेसिकली एक माइंड या पर्सनैलिटी की थियरी है। साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करने की एक विधि है और ट्रीटमेंट की भी एक विधि है। तो तीन अर्थों में साइको एनालिसिस का प्रयोग होता है। एक थ्योरी के रूप में, माइंड और पर्सनैलिटी की थ्योरी के रूप में, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं हमारे, उसको इन्वेस्टिगेट करने की प्रक्रिया के रूप में, मेथड के रूप में, और इलाज के जो मानसिक बीमारियां हैं उसके इलाज की विधि के रूप में भी साइको एनालिसिस को समझा जाता है। और फ्राइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। तो इनकी थ्योरी का जो बेसिक आइडिया ये है कि हमारा जो बिहेवियर बाहर दिखता है वो दरअसल अनकॉन्शियस के जो फोर्सेस हैं उससे नियंत्रित होता है। तो साधारण भाषा में साइको एनालिसिस जो है ना, हाउ टू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस, ये जो विज्ञान है उसी को साइको एनालिसिस कहते हैं। तो इसका जो सेंट्रल एस्पेक्ट है कि जो अनकॉन्शियस मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसको समझना, क्योंकि वही हमारी बाहरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। और ये अनकॉन्शियस है जिसके बारे में लोग यूजुअली अवेयर नहीं होते हैं। और इसमें जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर के जो इरेशनल एस्पेक्ट हैं, एग्रेसिव और जो सेक्सुअल नीड्स हैं, जो यूजुअली हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती हैं, वो सारी चीजें इसमें छुपी हुई हैं। जो फ्राइड का जो बेसिक आइडिया था, मॉडल्स ऑफ माइंड कहते हैं। हालांकि उन्होंने माइंड वर्ड यूज नहीं किया है, साइकी वर्ड यूज किया है। तीन एस्पेक्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू फ्राइड माइंड के तीन मॉडल्स उन्होंने देखे: टोपोग्राफिक मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल और साइकोजेनेटिक मॉडल। तो टोपोग्राफिक मॉडल मतलब कैसे साइकी ऑर्गेनाइज्ड है। एक स्ट्रक्चरल मॉडल ये है कि वो काम कैसे करता है। और साइकोजेनेटिक ये है कि कैसे ये डेवलप होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में करेंगे। टोपोग्राफिक मॉडल, टोपोग्राफी आप समझते हैं, लैंडफॉर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। फ्राइड ने माइंड की तुलना आइसबर्ग से की है। और आइसबर्ग आपको पता है कि 1/9 हिस्सा जो है वो पानी से ऊपर होता है और 8/9 हिस्सा जो है वो पानी से नीचे होता है। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसी को कॉन्शियस माइंड कहता है वो। और उसके बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है उसको सब कॉन्शियस भी है और कई जगह प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस एक ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि फ्राइड ने ओरिजिनली जर्मन में लिखा है। लेकिन जब अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में तो कई शब्दों का जो अनुवाद है वो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए फ्राइड की थियरी में कई बार इश्यूज भी हुए हैं। तो कॉन्शियस माइंड बेसिकली जिसके बारे में हम अवेयर हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी जिसके बारे में अवेयर हैं। जैसे मेरा कॉन्शियस माइंड ये है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी आंखें जो है वो स्क्रीन पे देख रही हैं, जिसमें हमारे थॉट्स, परसेप्शन, ये सारी चीजें जो है वो कॉन्शियस माइंड में होता है। सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस जो है जिसके बारे में अवेयर हैं, यदि हम जानना चाहें, जैसे मेरा जन्म कौन से साल में हुआ, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट अभी ये मेरे कॉन्शियस में नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो ये सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहा है। तो जितनी हमारी मेमोरीज हैं, तो देखो क्वेश्चन ऐसी बनेगा कि मेमोरीज कहाँ होती हैं, अनकॉन्शियस में, प्री कॉन्शियस में कि कॉन्शियस में। तो याद रखना है, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये मेरे सब कॉन्शियस में है। जब मैं चाहूं तो आई कैन ब्रिंग इट बैक टू कॉन्शियसनेस। सब कॉन्शियस को कई बार वेटिंग रूम फॉर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कि वो कॉन्शियसनेस के ठीक नीचे वाला जो एरिया है वो सब कॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस जिसके बारे में
हम अवेयर नहीं हैं और ना हम अवेयर हो सकते हैं। हालाँकि साइकोएनालिसिस ये क्लेम करती है कि अनकॉन्शियस के बारे में पता करके ही हम कॉन्शियस को मेंटेन कर सकते हैं। तो अनकॉन्शियस में क्या होती है, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो ड्राइव हैं, फ़ियर हैं, वायलेंट मोटिव हैं, इर्रेशनल विशेज़ हैं, इमोरल अर्जेस हैं, शेमफुल एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियस है। तो आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ साइज़ ये सबसे बड़ा साइज़ होता है। जो अभी हम देखेंगे कि जब ये टोपोग्राफिक मॉडल से जब स्ट्रक्चरल मॉडल में आते हैं, तो इसी पर सुपर इम्पोज़ करेंगे 3 एस्पेक्ट्स, इद, ईगो और सुपर ईगो। और ये जो अनकॉन्शियस है, यहीं पर 2 इंस्टिंक्ट्स, 2 इम्पोर्टेंट ड्राइव्स जो हैं वो काम करते हैं। इरोस, लाइफ से जुड़ी हुई, सर्वाइवल से जुड़ी हुई, और थैनाटोस, डेथ से जुड़ी हुई, डिस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। और इन दोनों शक्तियों का जो बैलेंस है, वही हमारी लाइफ को सर्वाइव करता है। यूजुअली जो लाइफ फोर्स है इरोस, वो डोमिनेट करती है। अदरवाइज़ जो थैनाटोस है, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, वो हमको सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए पुश कर सकती है। स्ट्रक्चरल मॉडल मैंने कहा कि अभी आपने देखा कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। स्ट्रक्चरल मॉडल में देखते हैं वो कैसे फंक्शन करता है। तो आप देखें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये पिछली स्लाइड में भी आपने देखा। ईगो, इद और सुपर ईगो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप देखें कि इद जो है वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस में है। ईगो जो है वो थोड़ा प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में है और कॉन्शियस में है। और सुपर ईगो जो है क्रॉस ऑल 3 टोपोग्राफीज़ उसमें आपको दिखती है, अनकॉन्शियस में भी, प्री कॉन्शियस में भी और कॉन्शियस में भी। ब्रीफली डिस्कस कर दें, देखो ध्यान रखना कि ये इद जो है वो प्लेज़र प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका जो पर्पस होता है कि विश फुलफिलमेंट इसका पर्पस होता है। जैसे क्लास में कोई नहीं है तो आप डेस्क पे पाँव रख कर के बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि कोई टीचर आ गए या कोई और आ गया जो ऑब्जेक्ट कर सकता है, तो आपका जो ईगो है, जो रियलिटी प्रिंसिपल में काम करता है, वो आपको चेतावनी देता है और आप जो पैर नीचे कर लेते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं या टीचर कोई आता है उससे आप बदतमीज़ी करते हैं, तो आपका जो सुपर ईगो है वो कहता है कि भई तुम जो है वो गलत कर रहे हो। गिल्ट जो है वो जनरेट करता है। ये सुपर ईगो है। एक इद जो है वो प्लेज़र प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इद इज़ डोमिनेटेड बाय इंस्टिंक्ट्स, इसीलिए वो प्लेज़र प्रिंसिपल पे काम करता है क्योंकि इंस्टिंक्ट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी तरह से प्लेज़र को है वो प्राप्त करना, चाहे उसकी लिए कुछ भी करना पड़े। तो आप देखें कि जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं वो इद में आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो बेसिकली इद और सुपर ईगो को मेंटेन और मैनेज भी करता है। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी, क्या सही है, क्या गलत है, उस पे ये फोकस करता है। थोड़ा-सा इसको और देखें ईद ईगो, सुपर ईगो को। ईद जैसा मैंने कहा इंस्टिंक्टिव है, प्रिमिटिव है, हम उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि हमारी सदियों-सदियों से जो कलेक्टिव एक्जिस्टेंस है ह्यूमैनिटी की, उसमें ये डेवलप हुआ है। एंटायरली अनकॉन्शियस है, प्लेज़र प्रिंसिपल पे काम करती है। और जो प्राइमल डिज़ायर्स हैं, कार्नल प्लेज़र्स हैं, उसके लिए ये काम करती है। इमीडिएट सैटिस्फैक्शन, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहती है एंड वी आर ऑल बोर्न विद इट। ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में है। और ये जो बेसिक सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स हैं, उसके लिए ये काम करती है। ईगो जैसा मैंने कहा ये रियलिटी प्रिंसिपल पे जो रैशनैलिटी है, थिंकिंग प्रोसेसेस है, वो ईगो में आती है और वो इद को कंट्रोल में रखती है। ताकि रियल वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस जो पर्सनैलिटी की बनी रहे और ये कॉन्शियस पार्ट में है। और जैसे मैंने कहा इद और सुपर ईगो दोनों को ये मॉडरेट करता है और हमारी पर्सनैलिटी का लॉजिकल पार्ट है। और इसको आप कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका, उसका संचालन ईगो करती है। सुपर ईगो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग पे है, वो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस दोनों में है। ये जो हमारे अपब्रिंगिंग है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या गलती है, क्या सही है, ये सारी जो हमको बचपन से शिक्षाएँ दी जाती हैं, तो साथ में ये हमारे जन्म के बाद ये चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं, जो मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पे ये
काम करता है, जो जजमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका अपना फंक्शन है, इससे हमको जो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, वो करने से हम बचते हैं। तो अब देखें कि तीनों के अपने प्लसेस और अपने माइनसेस हैं, बट ये तीनों मिल करके फंक्शन करती हैं। ह्यूमन पर्सनैलिटी काम करती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। ये ध्यान रखना कि जो भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, वो मेरी अपनी मान्यता नहीं है। ये फ्राइड की मान्यता है, बट आप महसूस करेंगे कि फ्राइड की मान्यताएँ, फ्राइड की जो स्थापनाएँ हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप उससे पूरी तरह सहमत हों या नहीं हों। ईद में अब बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ईद में 2 तरह की इंस्टिंक्ट काम करती है, इरोस और थैनाटोस। इरोस लाइफ इंस्टिंक्ट है जो सर्वाइवल की तरफ ले जाती है, प्रोक्रिएशन, सोशल कोऑपरेशन की तरफ ले जाती है, लाइफ इंस्टिंक्ट है। और ध्यान रखना कि इरोस जो इंस्टिंक्ट है, उसकी जो एनर्जी है, उसी को हम कहते हैं लिबिडो। तो कई बार लिबिडो से भी क्वेश्चन आता है। तो लिबिडो बेसिकली क्या है? लिबिडो जो लाइफ इंस्टिंक्ट है हमारा इरोस, उसके पीछे की जो एनर्जी है वो लिबिडो है। थैनाटोस क्या है? डेथ इंस्टिंक्ट है, एग्रेशन है, रिस्की बिहेवियर है, ट्रॉमा को जो रिलीव करने की टेंडेंसी है, वो थैनाटोस है। तो इरोस सर्वाइवल, थैनाटोस डिस्ट्रक्शन। ये 2 चीज़ें हैं जो ईद की प्राइमरी इंस्टिंक्ट है। इसको हम थोड़ा-सा और देखते हैं। इरोस और लिबिडो बाय द वे मैंने कहा ये एक चीज़ नहीं है, इरोस इंस्टिंक्ट है और इंस्टिंक्ट के पीछे की एनर्जी जो है वो लिबिडो है। ये लाइफ प्रोसेसेस को बनाकर रखती है। हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स भी इसी में है, प्लेज़र प्रिंसिपल पे काम करती है। प्राइमरी मोटिवेशन इरोटिक है इसका। और जो बॉडी के जो इरोजेनस ज़ोन्स हैं, इरोजेनस ज़ोन जो काम उत्तेजना वाले ज़ोन्स हैं, हमारे मुँह, हमारे एनस और हमारे सेक्स ऑर्गन्स, उसके वो वहाँ उसमें ये इंस्टिंक्ट है। और ये इन इरोजेनस ज़ोन्स को मैनिपुलेट करके टेंशन रिलीज़ करते हैं। इसमें ओरल प्लेज़र, एलिमिनेशन एंड एनल प्लेज़र, मसाजिंग, रवि जेनिटल प्लेज़र, ये सारी चीज़ें इरोस में आती हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड। थैनाटोस डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकली रूटेड हैं, जो चीज़ बनती है वो नष्ट होती है। और एक कहीं न कहीं लोगों के मन में एक अनकॉन्शियस विश है टू डाई, इसी से एग्रेसिव ड्राइव आती है, क्रुएलिटी, एग्रेशन, सुसाइड। इसका थोड़ा-थोड़ा इंस्टिंक्ट हम सब में होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम है। और ये बैलेंस बना करके रखती है। और जो ड्रग्स की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ जो झुकाव होता है, वो हमारा कहीं न कहीं थैनाटोस के रूप में होता है। अब ईगो जो है वो ईद को और सुपर ईगो को मेंटेन करती है और उसके लिए जो तरीके अपनाती है वो डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म से एचपी टेट में तो कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड ने 5-6 मेन मैकेनिज्म्स ढूँढे थे, बाद में उनकी जो बेटी थी आना फ्राइड, कुछ मैकेनिज्म उन्होंने भी ढूँढे और बाद में कई साइकोएनालिटिकल स्कूल के और भी कई थिंकर्स ने कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म ढूँढे। तो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हम अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग से एंग्ज़ायटी होती है, उससे बचने के लिए। ये एंग्ज़ायटी और गिल्ट, एंग्ज़ायटी कब होती है? जब हमारा ईद सैटिस्फाई नहीं होता, और गिल्ट कब होती है? जब सुपर ईगो सैटिस्फाई नहीं होता। तो हम ईग और सुपर ईगो को कंट्रोल करने के लिए जो अ, ईगो काम करता है, उसी को हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। अ, और ये नेचुरल और नॉर्मल है। अ, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, तब न्यूरोसिस डेवलप हो जाती है, एंग्ज़ायटी, फोबिया, ऑब्सेशन, हिस्टीरिया। ये सब बेसिकली ईगो डिफेंसेस जब नेचुरल और नॉर्मल नहीं रहते, तब वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो कुछ मैकेनिज्म जो मैं आपको क्विकली डिस्कस कर रहा हूँ। रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन और सब्लिमेशन, ये इम्पोर्टेंट ईगो डिफेंसेस हैं, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जो 15 मिनट्स की यूट्यूब लिमिट है, वो हम पहुँचने वाले हैं। तो ये जो सेगमेंट है, ये और इसके अगला जो एस्पेक्ट है, खासकर साइकोजेनेटिक मॉडल है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे।